नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हरिद्वार में प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा। पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में दिए निर्देश। किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद सर्वे में तेजी लाने के दिए आदेश। कैबिनेट मंत्री धामदेव में सालम क्रांति पर शहीद नरसिंह और टीका सिंह को दी श्रद्धांजलि। 45 लाख लागत से बने शहीद स्मारक और प्रतिमाओं का किया अनावरण। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर की समीक्षा। कांग्रेस की जीत का किया दावा। सोनभद्र में कोल माफिया पर बड़ी कार्रवाई। 17 ट्रक किए सीज। 2000 टन अवैध कोयला स्टोरेज की जांच के दिए आदेश। रेलवे और वन विभाग की जमीन पर किया गया था भंडारण। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद अब राहत के संकेत। अगले 10 से 12 दिन ज्यादातर हिस्सों में मौसम रहेगा साफ। कुछ जगह हो सकती है हल्की बारिश। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में भारी बारिश ने हर इलाके में भारी तबाही मचाई हुई है। सबसे ज्यादा अगर कोई क्षेत्र प्रभावित रहा है तो वो है हरिद्वार। यहां लगातार हो रही बारिश से यहां कई गांव प्रभावित है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हरिद्वार जिले में यदि किसी आपदा प्रभावित को मुआवजा राशि नहीं मिली है तो इसका जल्द भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भारतीय किसान यूनियन यानी कि तोमर के प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया है कि यूनियन ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले में अभी कुछ आपदा प्रभावितों को मुआवजा राशि नहीं मिली है। साथ ही अतिवृष्टि से फसलों को पहुंची क्षति का आकलन कराकर किसानों को क्षतिपूर्ति देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि फसलों को पहुंची क्षति का आकलन किया जा रहा है। केंद्र सरकार को भी पत्र भेजा गया है। केंद्रीय टीम ने प्रारंभिक तौर पर नुकसान का आकलन किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य में मिलेट मिशन पर तेजी से कार्य किया जा रहा है तो जैविक खेती को भी बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 5 से 8 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी में जुटी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य विधानमंडल दल की बैठक बुलाएंगे और इसमें सरकार को घेरने के लिए तमाम रणनीति बनाई जाएगी। प्रीतम सिंह ने कहा कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस दौरान छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे क्योंकि उनको कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए चुनाव प्रभारी बनाया है। ऐसे में अगर वो सत्र के दौरान आते हैं तो सत्र में जरूर शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष जो है निश्चित रूप से कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आहूत करेंगे और जो विषय तो इतने हैं कि उनको 4 दिन की अवधि में जो समायोजित नहीं किया जा सकता, लेकिन तय करेंगे कि किस तरीके से ज्यादा विषयों को जो है हम सदन के अंदर उठा करके सरकार को घेरने का काम करें। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने तहसील जैती के धामदेव में सालन क्रांति दिवस में प्रतिभाग कर शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद नरसिंह और टीका सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी नरसिंह और टीका सिंह ने अंग्रेजों से लड़ते हुए 25 अगस्त 1942 को इस स्थान पर बलिदान दिया था। उनकी बरसी पर हर साल धामदेव में ये दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत क्षेत्रीय जनता ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत 45.71 लाख रुपए की लागत से बने शहीद स्मारक और शहीद नरसिंह धानक और शहीद टीका सिंह की प्रतिमाओं का अनावरण किया।
देखिए, आज हम यहाँ पे शहीद नरसिंह धानिक और शहीद टीका सिंह जी की जो मूर्ति का अनावरण किया गया है। आज सालम क्रांति के दोनों वीर नायकों की यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे मूर्ति लगाई गई थी। आज हम सब लोगों ने उनके मूर्ति का अनावरण किया है और मैं कह सकता हूँ कि जो सालम की क्रांति हुई थी वो देश और दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति है और इन शहीदों का जो योगदान था उसको हम कक्षा 12वीं तक की क्लास में भी जो है इसको नए बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, इसको सिलेबस में जोड़ने का काम करेंगे और 25 लाख रुपया हम यहाँ के स्मारक पे अतिरिक्त खर्चा जो भी होगा वो जो है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने अपने बागेश्वर भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में दिन रात लगी हुई है, जिस कारण भारत विश्व की 5 प्रमुख अर्थव्यवस्था में शुमार हो गया है। राष्ट्रहित में बीजेपी सरकार एक देश एक कानून लाने से भी पीछे नहीं हटेगी। गौतम ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जहां घोटालों की भरमार रही है, वहीं बीजेपी के कार्यकाल में आम व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। सूत्र लिया हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन नेशन वन राशन कार्ड हम काम लिया हुआ है, वन नेशन वन मार्केट हमने GST वन करने का काम किया। इसलिए हम ये प्रयास पूरा कर रहे हैं कि एक ही देश होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए, एक ही तरीके चलिए। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड से आपको मालूम होगा कि कितना लाभ हुआ है। एक गरीब आदमी जो आज उत्तराखंड का व्यक्ति बॉम्बे में सर्विस करता है, जो उसके वहाँ पे 2 व्यक्ति रहते 2 का राशन ले सकता है, 3 जहाँ रहते हैं यहाँ ले सकता है। हमने वन श्रमिक कार्ड बनवाया, मजदूर आदमी देश में कहीं भी सर्विस करेगा उसका जो भी पैसा कटेगा उसके अकाउंट्स में जाता रहेगा, अदरवाइज तो गरीबों को मिलता ही नहीं। जो भी देश के हित में होगा सारे सबसे सख्त कानून लाए जाएंगे, किसी के भी तुष्टीकरण नहीं होगा। हमने कहा है तुष्टीकरण मुक्त, परिवार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, इसमें कोई भी आड़े आता होगा देश के प्रधानमंत्री झुकने वाले नहीं, लेकिन घर नहीं करता। आज विश्व के अंदर हम 5वीं अर्थव्यवस्था में खड़े हुए हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देने का काम कर रहे हैं। पड़ोसी देशों को देखेंगे तो आपको दाने दाने से मोहताज वो दिखाई देते हैं। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव अपने 4 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की सक्रियता शुरू हो गई है। कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों में से एक कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 26 से 29 अगस्त तक बागेश्वर उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा लेने पहुंच रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि उपचुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली है। साथ ही बीजेपी को हार का स्वाद चखाने और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए देवेंद्र यादव का दौरा महत्वपूर्ण रहने वाला है। पांच बूथों को लेकर के जो है प्रभारी बनाए गए हैं। कहीं भी चुनाव में कोई कोर कसर न रहे, कांग्रेस पार्टी उसका ध्यान रख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, लोगों को डरा धमका करके जो है दल बदल के प्रयास में है, लेकिन जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। वहीं देवेंद्र यादव के दौरे को लेकर बीजेपी ने चुटकी लेना शुरू कर दिया है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और नेताओं के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए वो आ रहे हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनका देवेंद्र यादव से 36 का आंकड़ा है। वहीं नवीन ठाकुर ने आगे कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आ जाए या फिर खुद राहुल गांधी आ जाए, बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत तो तय है। कांग्रेस के स्वयं के नेता अपने प्रभारी का स्वागत कर लें, क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के उत्तराखंड के नेताओं के बीच में समन्वय नहीं है। आप देखते हैं किस प्रकार जब प्रीतम सिंह के बयान उनके साथ 36 का आंकड़ा है आते रहते हैं, हरीश रावत जी के किस प्रकार बयान आते रहते हैं, तो वो अपनी फॉर्मेलिटी करने के लिए जो है यहाँ आ रहे हैं। और वो चाहे उनके प्रभारी आए चाहे स्वयं राहुल गांधी आ जाएं,
कांग्रेस ने तो बागेश्वर में हारना है, वो निश्चित है। कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष भागीरथ भट्ट ने मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को बागेश्वर उप विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। भट्ट ने कहा कि जनता बीजेपी के शासन से तंग आ चुकी है। प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से जनता बुरी तरह से त्रस्त है। महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ चुकी है। युवा बेरोजगार सड़कों में घूम रहा है और हर भर्ती घोटाले की भेंट चढ़ चुकी है। भट्ट ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी काफी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करेगी, चाहे बीजेपी कितना भी जोर लगा ले। भट्ट ने बीजेपी पर चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के भी आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने बागेश्वर में एक बहुत ही ऊर्जावान और विद्वान नौजवान को उतारा है और पूरी कांग्रेस एकजुट होके वहां पर काम कर रही है। और दूसरी तरफ सरकार भले ही बहुत ढोल पीट रही हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्य सरकार से घोर निराशा लोगों में है। इस समय चारों ओर जो है सरकार हर क्षेत्र में विफल है। महंगाई चरम पर है। बेरोजगारी का आलम यह है कि हर बच्चा परेशान है। हर युवक रोजगार के लिए पहाड़ को छोड़ के जा रहा है। सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि उनको यहाँ रोजगार दे सके। इससे घोर निराशा सरकार के प्रति हो गई। ऐसा लग रहा था जब प्रचंड बहुमत वाली सरकार आई कि शायद बहुत कुछ करेगी, लेकिन सरकार केवल ढोल पीटने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। इसलिए ये सरकार पूरी तरह फेल है। बागेश्वर की जनता सरकार को सबक सिखाना चाहती है कि बहुत हो गया आपका ढोल पीटना, कहीं कोई धरातल में काम नहीं हो रहा, हम आपके खिलाफ जो है वोट डालेंगे। ऐसी जो है खबरें। बीजेपी द्वारा लोहाघाट में वोटर चेतना अभियान का आयोजन किया गया। वोटर चेतना अभियान कार्यक्रम बीजेपी जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा की अध्यक्षता और बीजेपी जिला मंत्री मुकेश कलखुड़िया के संचालन में नगरपालिका परिषद सभागार लोहाघाट में आयोजित किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा ने सभी बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव में नए कार्यकर्ताओं को जोड़कर 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हर युवक को मतदाता बनाया जाए। मेहरा ने कहा कि पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य भी रखा है। नौ मतदाता जन जागरण महाअभियान ये भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर से हमें दिया गया है। प्रत्येक जिलों को और प्रत्येक विधानसभाओं का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की ओर से तय किया है, ताकि जो नव मतदाता है वो वास्तव में देश का भविष्य लिख सकती है। क्योंकि जो भी नवदाता युवा भाई बहन नव मतदाता बन के आएंगे वो कहीं न कहीं सोच समझकर इस देश की सरकारों को चुनेंगे और उस सरकारें इस देश का भविष्य तय करेंगी। इस देश को सोने की चिड़िया बनाने की ओर पुनः अग्रसर करेंगी और उन नव मतदाताओं को भी ये चीज की जानकारी होगी कि कैसे हम लोग आगे चलकर एक अच्छी सरकार बनाने का काम करेंगे। प्रत्येक विधानसभा में हम लोगों को लक्ष्य मिला है कि 10,000 नव मतदाता हम लोगों ने प्रत्येक विधानसभा में जोड़ने हैं। यह हमारा संगठन की ओर से एक विशेष महाअभियान के तौर पर इसको लिया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के भीनमाल में सचिव औद्योगिक विकास और आयुष विभाग डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण किया, जिस दौरान विकास भवन भीमताल में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बाह्य सहायतित कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। वहीं सचिव ने समीक्षा के दौरान कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं जनहित के लिए संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिले। समीक्षा बैठक में सभी विभागाध्यक्षों द्वारा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। सचिव ने समीक्षा के दौरान सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में सभी सचिवों को प्रत्येक माह एक जनपद में जाके वहाँ निरीक्षण करना होता है और एक बैठक लेनी होती है, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो बड़ी परियोजनाएं हैं, उनका रिव्यू करना होता है और उसमें विचार विमर्श किया जाता है कि कोई इश्यूज हैं तो कैसे उसको रिजॉल्व करें। तो उसी क्रम में आज यहाँ पर नैनीताल में मैंने बैठक की थी। इसमें जल जीवन मिशन से लेकर भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स है सारी हम लोगों ने डिस्कस की है। उसमें जो इश्यूज आ रहे हैं विभाग को, उस पर भी बातचीत हुई। कोई प्रॉब्लम आ रही है विभाग को तो उस पर भी बात हुई। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में सितंबर माह के अंदर होने वाले छात्र संघ चुनाव से पहले छात्र संगठनों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। वहीं MBPG कॉलेज में 2 छात्र संगठनों के छात्रों के बीच मारपीट हुई है, जिसमें एक युवक घायल हुआ है। एक छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ है, जो दूसरा निर्दलीय छात्र नेता के साथ जुड़े हुए लोग हैं। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने हल्द्वानी कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया और पुलिस ने उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए निष्पक्ष जांच के जाने की बात भी कही है। सूचना मिली थी कि कॉलेज कैंपस में 2 छात्र गुटों में आपस में कैंपेनिंग को लेकर थोड़ा वाद विवाद हुआ था। पुलिस मौके पर गई थी, दोनों को वहां से हटवाया गया। इसमें जल्द हम आज ही कॉलेज प्रशासन से बात करेंगे सिटी मजिस्ट्रेट मैम की अध्यक्षता में, और इसमें ठोस निर्णय जल्द लेकर के और कल से उसे हम इसको लागू कर देंगे। अवैध कोयला कारोबार पर सोनभद्र रहने वाले परिवारों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। योगेश भारद्वाज जिला पशुपालन अधिकारी ने बताया कि जनपद में 1,62,000 पशुपालक हैं, गोवंशी पशु हैं, गोवंशीय उपलब्ध है। उनके अगेंस्ट 1,15,000 वैक्सीन लगा दी गई हैं। वर्तमान में 34 एक्टिव केस चल रहे हैं। अफेक्टेड केस हैं वो 127 के आसपास है। वायरल संक्रमण है और पशुओं की मृत्यु भी हुई है, जो करीब 177 पशुओं की सूचना कल तक की है। हमारे पास पशुओं की मृत्यु के एक महत्वपूर्ण कारण भी बताया जा रहा है। हमारे यहाँ जनपद में 1,62,000 पशु हैं, गोवंशी पशु यहाँ पे उपलब्ध हैं और उनके अगेंस्ट हमने करीब 1,15,000 के आसपास LSD या लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन लगा दी गई है फिलहाल। और अभी वर्तमान तक 34 केस जो हैं एक्टिव केस चल रहे हैं हमारे पास, और जो अफेक्टेड हैं वो करीब 127 के आसपास हैं। 127 हमारे जो है अभी ससेप्टेबल एनिमल है जो उसमें चल रहे हैं। ऋषिकेश के कुछ व्यापारी और स्थानीय लोग ने डीएम कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। उनको पीडब्ल्यूडी की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं कि उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन उन्होंने गुहार लगाई है कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से 50 फीट रोड बताई जा रही है, जबकि वो रोड 40 फीट है। इसके साक्ष्य भी उनके पास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी ये मानने के लिए तैयार नहीं है और उनके मकानों को तोड़ने का नोटिस दे दिया गया है। अब ऋषिकेश के स्थानीय लोगों ने जिला अधिकारी से गुहार लगाई है कि उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। हम केवल आपके माध्यम से प्रशासन को, मिनिस्टर को, सीएम को, पीएम को ये कहना चाहते हैं, जब हमारे पास 40 फुट के एविडेंस हैं तो हमारे एविडेंस को मानते हुए आप अपने राजस्व विभाग से सन 70 के, सन 50 के, अंग्रेजों के टाइम के पेपर निकाल के वहाँ देखें रोड पहले कितनी चौड़ी थी और अब 50 फुट कहाँ से आई, आपने किन लोगों को मुआवजा दिया है। कोटद्वार दुगट्टा राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार मलबा बोल्डर आ जाने से 4 दिन से बंद था। राष्ट्रीय राजमार्ग
534 सिद्धबली मंदिर और 5वें मील पर रास्ता बंद हो जाने से लोगों के सामने आवाजाही की बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। एनएच की टीम लगातार कोशिश में लगी हुई थी। 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता खोलने में सफलता मिली। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट घोषित कर दिया है। पगनो गांव करीब 1 महीने से लगातार भूस्खलन की मार झेल रहा है। कई परिवारों के आशियाने खतरे के निशान पर पहुंच चुके हैं। कई आशियाने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इन सबके बीच पगनो गांव के छोटे बच्चे विद्यालय होते हुए भी पंचायती भवन में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। गांव का एकमात्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय भूस्खलन के चलते क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहां तक जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह से टूट चुका है। हमारा पूरा स्कूल टूट चुका है और हमें पानी की व्यवस्था भी नहीं है और हमारा स्कूल पंचायत घर में चल रहा है। न तो वहाँ किचन है न तो पानी की व्यवस्था है और हमारे आने जाने की सड़कें भी बंद है। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण बेहाल लोगों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 10 से 12 दिनों तक अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने वाला है, जबकि कुछ एक जगह हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील है कि उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति साफ रहने वाली है। ऐसे में जो भी श्रद्धालु या पर्यटक उत्तराखंड आना चाहता है वो आ सकता है। करीब 8 से 10 दिन जो है तो आइसोलेटेड से स्कैटर्ड तक की एक्टिविटी जो है 1-2 दिन अभी मिलेंगी कुछ जगहों तक में, हल्की मध्यम तक की, खासकर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या फिर कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उसके बाद 2-3 दिन बाद और भी जो है इसमें कमी आ जाएगी, आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी रह जाएगी और धूप जो है निकलेगी कल से आगे आप देखेंगे। तो 8 से 10 दिन अब कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। जो एक्टिविटी होंगी वो छुटपुटी हैं, कहीं कहीं पर है और लाइट मॉडरेट तक की है। तो अभी जो लोग आवागमन करना चाहते हैं या चारधाम लोकेशंस को जाना चाहते हैं तो बिल्कुल है जा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।